बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू सिलेक्ट अ जर्नल के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे कि जर्नल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। वीडियो 1 में हमने बात की थी कि कितनी टाइप्स के जर्नल्स जो हैं वो हमें अवेलेबल हैं, और वो टाइप्स आपको समझाने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात जो है वो अब हमारा जो डेटा क्वालिटी है या रिसर्च पेपर क्वालिटी है, उस हिसाब से हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि क्या हम जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जर्नल में या टॉपिक स्पेसिफिक जर्नल में जाएंगे या एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जर्नल में जाएंगे। उसके मैंने प्रॉज एंड कॉन्स भी आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। अब उसे नेक्स्ट स्टेज में ये है कि हमें अगर जर्नल टाइप्स की समझ आ गई है, तो अब जब हम जर्नल सेलेक्ट करने की तरफ जाएंगे तो कौन सा क्राइटेरिया हमारे जहन में होना चाहिए और फिर उसका प्रोसीजर जो है वो क्या होगा। तो क्राइटेरिया को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं अमूमी तौर पे। जो पहला है वो है स्कोप, और स्कोप की फर्दर मेरी नज़र में दो क्लासिफिकेशंस हैं। पहली ये है कि रिसर्च एरिया, एक जो हर जर्नल जो है वो अपना स्कोप डिफाइन करता है। ऑथर्स गाइडलाइंस के अंदर आपको ये स्कोप मिल जाएगा, और उस स्कोप के अंदर फर्दर आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि वो जर्नल किन रिसर्च एरियाज को जो है वो फिलहाल कवर कर रहा है। इस पर मैं ऑथर्स गाइडलाइंस में बात करूंगा कि क्योंकि बाज़ औक़ात एक जर्नल के नाम से हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये जर्नल जो है ये किन पेपर्स को इस फील्ड में एक्सेप्ट कर रहा है और किन को ये नहीं लेना चाहता। ये ऑथर्स गाइडलाइंस के अंदर जो है वो वजाहत होगी। दूसरी बात रिसर्च एरिया के हवाले से ये भी है कि जो रिसर्च एरियाज की इंपॉर्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी एक अच्छा जर्नल है। तो एक टाइम था 2010 से पहले कि उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा हुआ था कि वो बायोफ्यूल्स से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स नहीं लेंगे, यानी उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2010 के बाद 20 तक वो बायोफ्यूल्स के ऊपर पेपर जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पेपर्स को एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात एक इशू के अंदर 80% पेपर्स जो थे वो बायोफ्यूल्स रिलेटेड जो है टॉपिक के ऊपर आ रहे थे। अब फिर थोड़ा सा डिक्लाइन है। तो इसी तरह बैटरीज में देख लें, एनर्जी स्टोरेज मटेरियल में देख लें, तो एरियाज के अंदर जो है ना वो उनकी इंपॉर्टेंस की एक लाइन बनती रहती है, टाइम लाइन आप उसे कह लें। तो आपको स्कोप के अंदर जो चीज़ सबसे अहम चाहिए वो ये है कि क्या जिस रिसर्च एरिया में आपने अपना पेपर या मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर किया है, क्या वो आपके टारगेट जर्नल के स्कोप के अंदर वो रिसर्च एरिया एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है वो है ऑडियंस। हर जर्नल की एक अपनी ऑडियंस होती है। फॉर एग्जांपल जो केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल है वो अमूमी तौर पे केमिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए है। अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से या से बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे भी काम कर रहे हैं, तो आपका पेपर हो सकता है कि वो केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल के अंदर पब्लिश हो जाए। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल को माइक्रोबायोलॉजिस्ट कितने पढ़ते हैं, ये एक हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहता है। इस सिलसिले में मैं ये एग्जांपल दूंगा कि जब मैं एमएस कर रहा था नॉर्वे में, तो मेरा दिल था कि मेरा जो एमएस का काम है वो केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में पब्लिश हो। मेरे जहन में था कि उस वक्त उसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, तो मैं उसे वहाँ पब्लिश करना चाहता था। लेकिन जब मैंने ये बात अपने सुपरवाइज़र से की, मेरा सुपरवाइज़र जो था वो फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं इसे ऑर्गेनिक प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जर्नल है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का, मैं इस पेपर को उस जर्नल में पब्लिश करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जर्नल जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पढ़ा जाता है, और चूंकि मैं अपनी रिसर्च को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मार्केट करना चाहता हूँ, तो मैं उसी जर्नल में इस रिसर्च को पब्लिश करना चाहूँगा जहाँ पे मेरा टारगेट कस्टमर जो है वो बैठा हुआ है। तो ऑडियंस को हमेशा आप जहन में रखें। कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनके अंदर ऑडियंस जो है उसके बहुत ज़्यादा मीनिंग हो जाते हैं, इंपॉर्टेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो सोशियोलॉजी या जर्नल मैनेजमेंट जिनकी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो कुछ जर्नल्स अपने स्कोप के अंदर ये लिख रहे होते हैं कि जी हमारी ऑडियंस जो है वो इंटरनेशनल लेवल की है, और हम जो है वो ऐसे ही रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट करेंगे या कंसिडर करेंगे जो इंटरनेशनल ऑडियंस को उसके बारे में जो है वो बताए। अब आप ये समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान का सोशल मिक्स है
वो डिफरेंट है, हमारी सोशल वैल्यूज डिफरेंट हैं, सोशियोलॉजी डिफरेंट है, साइकोलॉजी डिफरेंट है, कल्चर्स, नॉर्म्स, हर चीज़ डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वेस्ट। तो अगर एक रिसर्च जो है वो पाकिस्तान में सोशियोलॉजी के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है तो वो उसकी लोकल इंपॉर्टेंस तो है लेकिन उसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस कोई नहीं है। तो दूसरी तरफ अगर फॉर एग्जांपल आप आईटी या 5G टेक्नोलॉजी की सोशल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो शायद ग्लोबली इसकी इंपॉर्टेंस है। तो वो कॉन्टेक्स्ट शायद पाकिस्तान का यूज हो रहा है लेकिन उसका जो ब्रॉड बैकग्राउंड है वो ग्लोबल स्केल का है। तो हमेशा याद रखें कि जब आपने किसी भी जर्नल को चूज करना है तो इन दो एरियाज को स्कोप के अंदर जरूर आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका रिसर्च एरिया जिस पे आपने अपना रिसर्च पेपर लिखा है क्या वो रिसर्च एरिया उस जर्नल के स्कोप के अंदर फॉल करता है। दूसरी चीज कि उसका ऑडियंस क्या है या आपके ज़हन में टारगेट ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने माइक्रोबायोलॉजी की बात की है तो अगर वही माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो पेपर है अगर इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में जाएगा, वो टॉपिक जर्नल है, स्पेसिफिक जर्नल है और वहां पे सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैठे हैं तो वहां पे आपकी नॉलेज पेनिट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या माइक्रोबियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो देन केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल कुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो ये चीजें, ये ट्रेड ऑफ एक रिसर्चर को करना पड़ेगा कि वो उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। अगेन जो जर्नल है फिर वो डोमिनेट करेगा कि आपने फिर अपना पेपर जो है उस जर्नल के ऑडियंस के मुताबिक जो है उसे राइट डाउन करना है। दूसरे नंबर पे जो मेरे नजदीक अहम चीज है या दूसरे नंबर से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि ये मेरे इसे पहले नंबर पे ही होना चाहिए, वो है रेपुटेशन। रेपुटेशन जो है जर्नल की, इसको तीन तरीके से मेजर किया जा सकता है मेरे नजदीक। उसमें सबसे पहले यह है कि किसी भी जर्नल का पब्लिशर कौन है और उसके एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स कौन है। इस रेपुटेशन के अंदर बुनियादी तौर पे अब इस वक्त जो एक आप समझे ग्रे एरिया डेवलप हो गया है वो है प्रीडेटरी जर्नल्स। प्रीडेटरी जर्नल्स आप उन्हें शिकारी जर्नल्स भी कह सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जो है वो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें मैं बुनियादी तौर पे जो BS स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कंक्लूड करने वाले हैं या जो MS, इवन कुछ जगहों पे PhD और अर्ली कैरियर फैकल्टी मेंबर्स भी ये गलती कर रहे हैं कि ऐसे जर्नल्स के अंदर अपनी रिसर्च को पब्लिश कर रहे हैं जो कि रिलायबल नहीं है, जिनकी रिप्यूट अच्छी नहीं है और ऐसे किसी भी जर्नल में पब्लिश किया हुआ पेपर जो है वो लेटर इन योर कैरियर कैन बी अ स्टिग्मा। मेरे साथ भी एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ था तो खैर उसको उसी में डिस्कस करेंगे। तो जो रेपुटेशन को मेजर करने के लिए जो आपके पास पहला टूल है वो ये है कि पब्लिशर कौन है। अमूमी तौर पे हम जो है वो एल्सेवियर या स्प्रिंगर या नेचर साइंस या विले या टेलर एंड फ्रांसिस, ये एस्टैब्लिश्ड जो है वो पब्लिशर हैं, उनके साथ काम करते हैं। एस्टैब्लिश्ड जो पब्लिशर्स हैं वो अमूमी तौर पे उनकी आप यूं समझें कि क्वालिटी गारंटी टाइप एक चीज होती है। उनका जर्नल जो है से उसे 2-3 साल इम्पैक्ट फैक्टर ना भी मिले तो आगे चल के उसे इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो अच्छा मिल जाता है। इसमें एक जर्नल एग्जाम्पल जो है वो जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग की है जो एल्सेवियर पब्लिश करता है। उसको मैं गालबन 3 से 4 शुरू के सालों में इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिला। अमूमी तौर पे अच्छे पब्लिशर का जो जर्नल होता है वो तीसरे साल में इम्पैक्ट फैक्टर ले जाता है, लेकिन उसे गालबन 4 साल लगे, लेकिन अब वो तकरीबन पहला इम्पैक्ट फैक्टर उसे मिला दैट इज अराउंड 4। तो अच्छे पब्लिशर जो है वो एडिटोरियल बोर्ड भी अच्छा जो है वो चूज करते हैं। एडिटोरियल बोर्ड की कंपोजिशन अमूमी तौर पे जर्नल्स ऐसे बनाते हैं कि जो उस फील्ड के नोन लोग होते हैं जिन्होंने लाइक 20-30-40 ईयर्स उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो एक अच्छी रिसर्च की हुई है और उनका एक अच्छा नाम है, उनकी एक अच्छी रिप्यूट है, तो उन्हें एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स के तौर पे रखा जाता है। अगेन अच्छे पब्लिशर्स हमेशा अच्छा एडिटोरियल बोर्ड जो है वो करते हैं। तो आप इसे यूं समझें कि ये कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, पब्लिशर और एडिटोरियल बोर्ड। जो आपकी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है या अमेरिका की अमूमी तौर पे जो ज्यादातर सब्जेक्ट सोसाइटीज हैं, अमेरिकन सोसाइटी पर सेल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है या एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उन्होंने अमूमी तौर पे बहुत रिप्यूटेड लोग जो है वो अपने एडिटोरियल बोर्ड में रखे होते हैं। तो ये एक पहला मेजर है आपके लिए रेपुटेशन को चेक करने का। दूसरे नंबर पे है क्वालिटी।
क्वालिटी और तीसरे नंबर पे है इम्पैक्ट फैक्टर। अमूमी तौर पे जो है वो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसे इंटरचेंजेबली समझते हैं कि क्वालिटी और इम्पैक्ट फैक्टर वन वे आर द अदर, दे आर द सेम थिंग्स। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए कि ये सेम नहीं है। कुछ ऐसे जर्नल्स हैं, आप यूं समझे कि क्वालिटी को इम्पैक्ट फैक्टर या इम्पैक्ट फैक्टर को क्वालिटी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन ये हर जगह पे ट्रू नहीं है, इसकी स्टैंडिंग ऐसे नहीं है। एग्जाम्पल ये है कि कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्टिल जो अच्छे रिसर्चर्स हैं उन्हें पता है कि उनकी क्वालिटी जो है वो शायद उस तरह से नहीं होती। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पे मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन ज़रूर हैं कि वो कुछ ऐसे पेपर्स को भी थ्रू करते हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। तो अब इम्पैक्ट फैक्टर कहने को वो 7+ हैं, लेकिन क्वालिटी पे बाहर कुछ पेपर्स को पढ़ने के बाद अंदाजा होता है कि शायद ये पेपर इस लेवल के जर्नल में नहीं होने चाहिए थे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी या अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के कुछ जर्नल्स हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर अराउंड 3 है, जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल है, इसी तरह उनका एनर्जी एंड फ्यूल है, इसी तरह इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रिसर्च, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री रिसर्च के नाम से जर्नल है। ये ऐसे जर्नल हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर अराउंड 3 है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जर्नल है, अराउंड 3 है। प्रोसेस बायोकेमिस्ट्री है, अराउंड 3 है, लेस देन 3 है। लेकिन इन जर्नल्स के अंदर पेपर पब्लिश करना इज हाईली चैलेंजिंग। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का एक अपना स्टैंडर्ड है और शायद वो 5-6 रिव्यूअर्स तक आपके पेपर को रिव्यू करवाते हैं, और वो रिव्यूअर भी ऐसे होते हैं हु आर एस्टैब्लिश्ड और वेल नोन इन देयर फील्ड। वो कि इम्पैक्ट फैक्टर उतना नहीं है, लेकिन उस जर्नल की जो क्वालिटी है या क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन है इज डैम हाई। और मैंने पहले भी जर्नल्स में भी ये बात की थी कि अमेरिका में जो लोग पोस्ट डॉक करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा ये अंदाजा होगा कि अमेरिकन क्वालिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर को इतना फोकस नहीं करते। तो आप भी जब अपनी रिसर्च पब्लिश करने की तरफ जाएं तो जर्नल को चूज करते हुए आपको थोड़ा सा इन फैक्टर्स को ज़हन में रखना चाहिए कि जो अच्छे क्वालिटी के जर्नल हैं उन्हें जब आप अपने टारगेट जर्नल के तौर पे लेके चलेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपको एक बहुत अच्छा रिव्यू मिलेगा, और उस अच्छे रिव्यू से आप अपनी रिसर्च क्वालिटी, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और अल्टीमेटली जब आप उस जर्नल के पेपर को पढ़ेंगे तो आपका राइटअप जो है वो भी उस क्वालिटी पे चला जाएगा, और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके पास आ जाएगी। अगर आप ऐसे जर्नल्स के अंदर पेपर पब्लिश करते हैं, से वंस अ ईयर भी अगर आप एक पेपर उसमें पब्लिश कर रहे हैं तो 5-6 साल के बाद आपकी रिसर्च क्वालिटी, इंटेग्रिटी और स्टैंडिंग जो है दैट विल बी वेरी गुड, वेरी सॉलिड अमंग द ऑडियंस। इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो पाकिस्तान में तो इम्पैक्ट फैक्टर को भी तस्लीम किया जाता है, यूनिवर्सली तस्लीम किया जाता है, तो इम्पैक्ट फैक्टर को भी फोकस में रखना चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल में आपको ट्रेड ऑफ कर लेना चाहिए। आप समझें कि आप अपने अगर आपसे 4 पेपर पब्लिश करना चाहते हैं साल में तो आई वुड सजेस्ट कि जी 3 के पेपर आप अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश कर लें या उसको टारगेट करें, लेकिन एक आध पेपर ऐसे जर्नल में ज़रूर उसे ट्राई दें जिसकी क्वालिटी बहुत अहम है, जिसका रिव्यू प्रोसेस बहुत विगोरस है, जहाँ पे आप समझते हैं कि आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलेगा। तो ये बेसिकली आपकी ग्रूमिंग और इम्पैक्ट फैक्टर दोनों साथ साथ जो है वो चलेंगे। तीसरा अहम जो क्राइटेरिया है मेरी नज़र में, स्पेशली जब हम पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो दैट इज़ प्रोसेसिंग टाइम। इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के मैं आपको एग्जाम्पल्स से भी एक्सप्लेन करूँगा कि प्रोसेसिंग टाइम का प्रॉब्लम कितना सीवियर हो जाता है बाज़ केसेस के अंदर। तो इसमें प्रोसेसिंग टाइम में आपको पूरी टाइमलाइन का पता होना चाहिए कि जब आप पेपर सबमिट करते हैं उसमें पहला रिव्यूअर कमेंट्स और रिवीजन के बाद एक्सेप्टेंस एंड देन पब्लिकेशन, 4 स्टेप्स जो हैं टाइम के। सबमिशन से पहला रिव्यू, पहले रिव्यू से रिवीजन सबमिशन, रिवीजन सबमिशन से फाइनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस से फाइनल पब्लिकेशन। ये स्टेप्स जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। जब भी आप किसी जर्नल को सिलेक्ट करें तो इसको ज़रूर वेरीफाई कर लें कि फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 5 कितना टाइम जो है वो एक जर्नल लेगा,
क्योंकि पीएचडी के केस में अब यूनिवर्सिटीज ने या एचईसी ने जो बाइंडिंग लगा दी है कि जनाब आपका पेपर पब्लिश होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे जर्नल में पेपर सबमिट करते हैं जो एक्सेप्ट तो जल्दी कर लेता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद वो पब्लिश करने में 6 साल 1.5 साल लगा देता है, तो आपको साल 1.5 साल खामखा जो है वो आपकी पीएचडी की डिग्री जो है वो लेट हो जाएगी। इसी तरह से जो फैकल्टी मेंबर टीटीएस पे हैं या जो आगे प्रमोशन चाहते हैं, तो उनको भी ये चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए कि जी उनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करें ताकि वो वेल इन टाइम जो है वो अपने नंबर ऑफ पब्लिकेशंस को पूरा कर सके। दूसरा पॉइंट इसमें ये है वो है पब्लिकेशन चार्जेस का। ज़्यादातर जो प्रीडेटरी या शिकारी जर्नल हैं वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, और मुझे पता चला कि कुछ ऐसे जर्नल्स भी हैं जो $1000 से $2000 तक अब पैसे चार्ज कर रहे हैं। इट्स टू मच। मेरा ख्याल है कि हम जैसे जो लोग हैं, जो मीडियोकर्स हैं और सैलरी पर्सन भी हैं, तो वो शायद इतने पैसे पे ना कर सकें। और वैसे भी जो पेड जर्नल हैं जिनमें MDPI है, PLOS ONE है, इवन नेचर का जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, उनकी क्वालिटी पे बात होना शुरू हो गई हुई है। क्योंकि मैं MDPI के हवाले से मैंने थोड़ा सा ये चेक करने की कोशिश की है कि पेपर सबमिशन से फाइनल एक्सेप्टेंस के दरमियान टाइम बहुत थोड़ा है, और जो रिव्यूअर क्वालिटी है उसके बारे में क्या है मैं नहीं जानता। तो ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज चल रहा है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मीनवाइल ओपन एक्सेस जर्नल्स भी आ गए हैं। साइंस डायरेक्ट के जो जर्नल्स हैं उन्होंने भी ओपन एक्सेस के लिए कुछ स्पेस रखी हुई है, लेकिन दे चार्ज टू मच। वेस्ट को तो ये अफोर्डेबल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को अभी इस चीज़ को इतना प्रेफर नहीं करना चाहिए, स्पेशली इंटरनेशनल जर्नल्स के मामले में। तीसरी चीज़ जो अहम है वो है ब्लाइंड वर्सेस सजेस्टेड रिव्यू। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अमूमी तौर पे जो जर्नल ब्लाइंड रिव्यू में जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज बेहतर होते हैं, क्योंकि वो उनके पास अपना एक पूल ऑफ रिव्यूअर्स मौजूद होता है, तो वो उन्हीं को आपका पेपर जो है वो रिव्यू के लिए सेंड कर देते हैं। लेकिन सजेस्टेड रिव्यू में भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें उन्होंने ये कैटेगोरिकली लिखा होता है कि जी आप रिव्यूअर सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो दैट विल बी द पार्ट ऑफ एडिटर इन चीफ्स विल। तो अगर वो समझता है तो फिर वो सजेस्टेड रिव्यूज को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नो। इस पे एक और वीडियो में बात करेंगे कि जब हमने रिव्यूअर्स सजेस्ट करने होते हैं तो वो कैसे रिव्यूअर्स जो है वो होने चाहिए। तो इन 3 क्राइटेरियाज को जब भी आप जर्नल को सिलेक्ट करने जाएं तो ये 3 क्राइटेरियाज आपने जरूर ज़हन में रखने हैं, क्योंकि वन वे और द अदर दे विल इफेक्ट या इम्पैक्ट योर कैरियर। अब अगले फेज में जो क्वेश्चन अमूमी तौर पे लोग पूछते हैं वो ये है कि जी एक जर्नल को कब सिलेक्ट करना चाहिए। क्या आपको राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जर्नल सिलेक्ट करना चाहिए या राइटिंग करने के बाद जर्नल सिलेक्ट करना चाहिए? दोनों ही अप्रोचेस हैं। मैं अमूमी तौर पे अप्रोच 1 के साथ जाऊंगा। उसमें यह है कि जब आप जर्नल रिसर्च पेपर राइटिंग से पहले जब आप जर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं, अपने ज़हन में बना लेते हैं आइडिया कि मैं इस जर्नल में पेपर सबमिट करूंगा, तो मैं ये समझता हूं कि देन वी हैव अ चांस कि वी कैन रीड ऑथर्स गाइडलाइंस एंड देन वी कैन टेलर ऑल द डेटा एंड ऑल द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द जर्नल्स रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने लास्ट में बात की थी ऑडियंस की, इफ यू आर टॉकिंग टू इंटरनेशनल ऑडियंस देन योर राइटअप शुड बी लाइक दैट। आप उसको बहुत ज़्यादा लोकल या लोकलाइज नहीं कर सकते, अपनी राइटिंग को बार बार पाकिस्तान या इसके हवाले नहीं दे सकते। देन यू नीड टू हैव एन इंटरनेशनल सिनेरियो अबाउट दैट टॉपिक। तो कस्टमर को जहन में रख के आप अपना जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो उसको राइटिंग डाउन करते हैं। इसमें जो एक चीज़ अहम है वो अगर आप लिखने से पहले जो है वो जर्नल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक जो टूल आपके पास हो सकता है वो ये है कि आप अपना जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क है उसे वे करें। उसको वे करने का आसान तरीका मैंने एक और वीडियो में बताया था जहां लिटरेचर रिव्यू की बात की थी कि क्वालिटी जर्नल्स या किस किस्म के जर्नल्स हमें पढ़ने चाहिए अपनी रिसर्च डिज़ाइन के लिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए। वहाँ पे मैंने कुछ आपको इम्पैक्ट फैक्टर अप्रोच बताई थी कि जर्नल्स को इम्पैक्ट फैक्टर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप जो भी आपके फील्ड के जर्नल्स हैं उनका इम्पैक्ट फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी एक तरतीब लगा लें, एक टेबल बना लें। फिर जब आप अपने रिसर्च करने से पहले आप ज़ाहिर बात लिटरेचर रिव्यू करते हैं
तो आपको पता होता है कि किस जर्नल में किस लेवल का काम जो है वो पब्लिश हो रहा है। तो वंस यू फिनिश योर एक्सपेरिमेंट तो आपको रफली एस्टिमेट हो जाता है, अंदाजा हो जाता है कि आपका काम जो है वो किस जर्नल के लेवल का है। तो आप अपने काम की क्वालिटी को जज कर सकते हैं, यू कैन वे दैट। तो उसके बाद आप उसी रेंज में, लाइक मैं जब हम रिसर्च एक्सपेरिमेंट कंक्लूड करते हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ, तो मैं उसे सजेस्ट करता हूँ कि ये काम जो है वो इस लेवल के जर्नल का है। सो वी कैन टारगेट लाइक अराउंड 5 to 6 और इवन 7 to 8। तो फिर हम उस इम्पैक्ट फैक्टर रेंज के अंदर जो जर्नल्स होते हैं उनको चूज करते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। चूंकि हम काफ़ी अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हम राइट टू द टारगेट उस जर्नल का नाम भी लेते हैं कि जी इस जर्नल के लिए हम जो है वो इस पेपर को सबमिट करेंगे विद रीजंस के वाई वी विल गो फॉर दैट। तो आप जो स्टार्टर्स हैं, एमएस के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो आप जो लिटरेचर पढ़ने के बाद जब आप अपना जर्नल चूज करने की तरफ आते हैं तो आप अपने काम की क्वालिटी को उस जर्नल के जो पेपर्स पढ़े हुए हैं उनके साथ वे करें, और जहां पे आपको लगता है कि इस जर्नल की इक्विवेलेंट जो है वो काम है तो उसको टारगेट करें और उसकी गाइडलाइंस और उसको फिर उसके क्राइटेरिया जो पीछे हमने डिस्कस किया है उसको एवेल्युएट कर लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वेयर यू आर फॉलिंग नाउ। उसके बाद जो है वो एक जर्नल सर्च टूल्स हैं। तकरीबन सारे पब्लिशर ने एक जर्नल सर्च टूल बना दिया है, आप उसको गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे एल्सेवियर की एक एग्जांपल कोट की है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये भी आपको कुछ प्रिलिमिनरी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि क्या करना है। इसमें अमूमी तौर पर जर्नल सर्च टूल के अंदर आपके पास एक टाइटल होना चाहिए, आप एक रफ सा टाइटल ड्राफ्ट कर सकते हैं, और एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप जर्नल एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स और पॉसिबल जो आपके जहन में उसकी डिस्कशन है उसके हिसाब से एक एब्स्ट्रैक्ट बना लीजिए। फिर उस टूल के अंदर जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो आ जाएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप नए रिसर्चर हैं, जैसे एमएस या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, और आप ये देखते हैं कि जी नहीं, मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कि वेयर आई विल बी, तो उसके दूसरा तरीका ये है कि आप अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट, जनरल मैन्युस्क्रिप्ट लिख लें। तो इसमें आपके पास जो है वो एक प्रोड्यूसर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वंस यू हैव रिटन डाउन योर मैन्युस्क्रिप्ट तो अब आपको क्लियरली पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या था, आपके रिजल्ट्स कैसे थे, आपका डिस्कशन क्या थी, एंड व्हाट वर योर इम्प्लीकेशंस आउट ऑफ दैट रिसर्च। तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्लियर आपके पास एक पिक्चर होगी आपके रिसर्च क्वालिटी की। तो उसमें आपको फायदा क्या है कि उसमें उसका एक तरीका यह है कि चूंकि आप रेफरेंस लिस्ट भी साथ साथ बना रहे होते हैं, अगर आपने ड्राफ्ट कर लिया हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट, तो जो जर्नल आपकी रेफरेंस लिस्ट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक जर्नल ए है जो जिसके आपने से 5 रेफरेंस यूज किए हैं, जर्नल बी है जिसके 3 रेफरेंस यूज किए हैं, तो जो पहले नंबर पे है जर्नल ए, तो उसको दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा वो आपके काम को पब्लिश कर रहा है, तो आई विल स्ट्रेट वे गो फॉर दैट जर्नल ए। जो आपके रेफरेंस लिस्ट में मोस्ट फ्रीक्वेंट जर्नल जो है वो अपीयर हो रहा है, तो मैं उसे पहले नंबर पे रखूंगा। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि आप उसी जर्नल में जाके सर्च करें अपने टॉपिक के कीवर्ड्स, और वहां पे देखें कि उस जर्नल के अंदर आपके टाइटल के अराउंड कितने पेपर जो हैं वो पर ईयर पब्लिश कर रहे हैं। उस फ्रीक्वेंसी से भी आपको ये एस्टिमेट मिल जाएगा कि ये जर्नल आया कि मेरे लिए बेस्ट सूटेबल है या नहीं है। मैं आगे एग्जाम्पल में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों टूल्स को आपने कैसे यूज करना है। अब हम जर्नल सर्च टूल की बात करेंगे। मैंने जर्नल फाइंडर जो एल्सेवियर का टूल है मैंने उसकी एग्जांपल ली है, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं, विले का, स्प्रिंगर का, टेलर एंड फ्रांसिस का, आपको तकरीबन सबके ही मिल जाएंगे, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो 3 से 4 इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मांगेंगे। पेपर का टाइटल है, अगर आपने अभी अपना पेपर ड्राफ्ट नहीं किया, ठीक है, जो आप कस्टमर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि आप लिखने से पहले अगर जर्नल चूज करना चाहते हैं तो एक रफ सा टाइटल लिख लें, रफ सा टाइटल, और एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो भी 150 वर्ड्स का बना लें अपने काम का। आपने रिसर्च की है, आपके पास सारी चीजें हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट बना लें। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो अगर आपको वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो उसमें मेरी सजेशन ये है कि जो पेपर आपने पढ़े हैं लिटरेचर रिव्यू के दौरान, उसमें से जो बेस्ट पेपर आपको लगता है उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करें
वर्ड फाइल के अंदर, उसके अंदर सिर्फ रिजल्ट्स अपने इंसर्ट कर दें, बाकी ऐसे ही रहने दें। उस एब्स्ट्रैक्ट को जस्ट एन एग्जाम्पल आप यहां पे पुट करें, टाइटल भी दे दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट भी दे दिया, कीवर्ड्स आपको पता है आपके काम के, और फिर नीचे है फील्ड ऑफ रिसर्च। इसके अंदर है साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, एजुकेशन है, बिजनेस है। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो क्लोजेस्ट एरिया है आपका, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट हैं लेकिन काम आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कर रहे हैं, तो अब आपका दिल है कि मैं केमिस्ट्री के जर्नल में काम पब्लिश करूं, तो वो उसको क्लिक करें, केमिस्ट्री को कर दें। वो आपके टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट से आपको बेस्ट चॉइसेस जो है वो निकाल देगा। तो अगर आपने पेपर अभी नहीं लिखा तो ये अप्रोच मैंने आपके सामने बता दी है कि टेंटेटिव टाइटल लिखें, एक एब्स्ट्रैक्ट लिखें, आपको अपने काम का पता है, और उसके बाद कीवर्ड्स आपको पता है, सर्च फील्ड आप सिलेक्ट फील्ड कर लें, और आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जर्नल की एक लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट कुछ इस किस्म की होगी। मैंने फार्मास्यूटिकल इन एनवायरमेंट के कुछ कीवर्ड्स दिए थे और अपने ही एक पेपर को मैंने जो है वो उस टूल के अंदर डाला है। उसके बाद जो टॉप 2 ऑप्शंस, मेरे ख्याल है कि ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन थी जो मेरे पास, वो इस किस्म का डेटा आपके सामने डिस्प्ले होगा। अब इसमें गौर से देख लें, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों ने ये टूल नहीं यूज किया उन्हें थोड़ा सा इसे समझ लेना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी हैंडफुल चीज है। इसमें देखें OA ओपन एक्सेस है और S जो है वो मेरे ख्याल है सब्सक्रिप्शन है, यानी जो पेड कंटेंट है। तो यानी ये दोनों जर्नल जो है, जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, ये दोनों आपको यानी ओपन एक्सेस जर्नल भी पब्लिश करते हैं और पेड यानी फ्री पेपर भी पब्लिश करते हैं। अब साइड स्कोर ये जो है, ये एल्सेवियर या साइंस डायरेक्टर ने अपना स्कोर एक जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर के अगेंस्ट एक बनाया है। इसको आप फिलहाल छोड़ दें, इग्नोर कर दें। दूसरे नंबर पे है इम्पैक्ट फैक्टर। तो जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का इम्पैक्ट फैक्टर है 5.647 और उसके आगे है एक्सेप्टेंस रेट 21%। यानी अगर 100 पेपर्स इस एरिया में सबमिट होंगे तो जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ 21 पेपर्स को एक्सेप्ट करता है पर ईयर। टाइम टू फर्स्ट डिसीजन, यानी जो आपके पास पहला डिसीजन, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये क्या पहले रिव्यूअर के कमेंट्स हैं या ये एडिटर का डिसीजन है पहला ही डेस्क रिजेक्शन वाला। 5 वीक्स है तो 1 महीने से ऊपर का बनता है टाइम, और टाइम टू पब्लिकेशन के वंस योर पेपर इज एक्सेप्टेड तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर पब्लिश हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है। तो आपने इसमें जो चीजें देखनी है वो इम्पैक्ट फैक्टर आपको यहां से मिल जाएगा। वैसे तो आपको खुद ही पता होना चाहिए। जो मेरे लिए अहम चीज है वो है एक्सेप्टेंस रेट, कि एक्सेप्टेंस रेट कितना है। तो इस केस में एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 21% है। लेकिन जब आप जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन में जाते हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी ज्यादा है और उसका एक्सेप्टेंस रेट भी स्लाइटली जो है वो ज्यादा है, 23% है। बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो सारे सेम। अब इन दोनों में आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किस जर्नल में जाना है। इन दोनों जर्नल्स की क्वालिटी और इम्पैक्ट फैक्टर में थोड़ा थोड़ा फर्क है। बहरहाल दोनों ही वेल नोन है। अगर फॉर एग्जांपल आप एनवायरमेंटल साइंस में काम करते हैं तो शायद आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को प्रेफर करेंगे। इंजीनियरिंग में है तो आपको दोनों ही चल जाएंगे, आप क्लीनर प्रोडक्शन को भी ले सकते हैं। तो अगेन इट इज नाउ योर टर्न एट हाउ यू विल डिसाइड दीज 2 थिंग्स। तो जब आप जर्नल सर्च टूल में टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स और एरिया देंगे तो उसके बाद आपके सामने भी एक पूरी लिस्ट, इसी किस्म की लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। उसमें से आप प्रिलिमिनरी जो आपके सामने विजिबल क्राइटेरिया है उसमें से पहले चॉइस कर सकते हैं कि आपने किस जर्नल को चूज करना है। आई वुड सजेस्ट कि 2 जर्नल्स मिनिमम रखें ताकि आप उनकी स्कोप और उनके रिसर्च एरिया को भी, रेपुटेशन को भी कंपेयर कर सके और उसके बाद आप अपना जो है वो फाइनल डिसीजन करें। इसी में आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि जी ठीक है, मैं जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को आगे लेके चलना चाहता हूं, लेकिन स्टिल मेरे नजदीक कोई एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं कि चेक कर लूं। तो मैंने आपसे पिछली स्लाइड में बात की थी कि जर्नल के बाद एक्सेप्टेंस रेट तो हमारे सामने आ गया कि 21% है, लेकिन इस जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल्स इन वेस्ट वाटर के कितने पेपर एक साल में पब्लिश करता है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। मैं आगे चल के आगे एक और स्लाइड में वजाहत आएगी कि ये मैं सर्च क्यों लगाता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप जरा गौर से देखिए कि जब मैंने वो कीवर्ड्स अपने जो है वो जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट
में जाके सर्च किए तो मुझे जो डेटा मिला है, ये रेड एरो जो है वो ये शो कर रहा है कि 2020 में इन्होंने 114 पेपर जो है वो पब्लिश किए हैं, 2019 में 144 पेपर पब्लिश किए थे। तो अभी चूंकि सितंबर है तो 4 महीनों में और पेपर आ जाएंगे तो ये 150 के अराउंड हो जाएगा। इट्स वेरी हैंडसम नंबर। दैट मीन्स कि हर महीने वो 12 के करीब पेपर जो है वो फार्मास्यूटिकल इन वेस्ट वाटर के अराउंड जो है वो पब्लिश कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये दिस जर्नल इज वेरी मच इनटू माय रिसर्च एरिया। जो हमने रिसर्च एरिया का स्कोप में एक क्वेश्चन रेज किया था ना, ये उसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जरूरी क्यों है। अब मैंने एक टाइमलाइन उन्होंने दी हुई है टूल के अंदर, लेकिन मैं उस टाइमलाइन को ट्रस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी मैं आपको वजाहत कर देता हूं। मैंने फिर 2020 के उनके कुछ पेपर निकाले और उसमें जो अहम चीज है वो जरा गौर से चेक कीजिए। जो रेड बार है इसके अंदर शो हो रही है कि ये जो पेपर है, एक पेपर जो फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड है, गो के ये थोड़ा सा पॉलिसी टाइप पेपर है, कंपैरेटिव रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज का। लेकिन इसमें देखने वाली चीज ये है कि ये पेपर 11 मार्च 2019 को उन्होंने रिसीव किया और ये पेपर जो है वो 23 सितंबर 2019 को रिवीजन के बाद सबमिट हुआ। तो मार्च से सितंबर तक ये तकरीबन 6 माह बनते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं 50-50% का लोड भी लूं तो 3 महीने के बाद जो है, यानी आफ्टर 12 वीक्स इसके कमेंट्स आए। मेरा ख्याल है कि ये शायद इससे भी आगे चल के आए होंगे, क्योंकि ये जर्नल जो है ये सिर्फ आपको 1 से 1.5 महीना देते हैं रिवीजन के लिए। और 23 सितंबर को जब रिवीजन सबमिट हुई तो एक्सेप्टेंस में फिर 1 महीना लगा है। 27 अक्टूबर को जाके पेपर जो है वो एक्सेप्ट हुआ है और ऑनलाइन जो है वो फिर 25 नवंबर को हुआ है आफ्टर 1 मंथ। तो ये टोटल अगर टाइमलाइन देखें तो वो है जब पेपर सबमिट हुआ 11 मार्च से पेपर के ऑन आने तक 25 नवंबर तक। तो ये मेरे तकरीबन जो है ये मार्च से नवंबर ये तकरीबन जो है वो 8 माह बनते हैं, 8 साढ़े 8 माह तकरीबन बनते हैं। तो ये टोटल टाइम कैलकुलेट कर लें। पीएचडी स्टूडेंट्स को ये टाइम केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए कि क्या वो इतना टाइम अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन एक और एग्जांपल मैंने फिर ली। ये पेपर जो है ये वो पिछला पेपर जो है वो पॉलिसी टाइप पेपर था। ये पेपर जो है वो साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड है। इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें 16 नवंबर को पेपर सबमिट हुआ और उसकी रिवीजन हुई है 13 फरवरी को। तकरीबन जो है वो नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उसकी रिवीजन सबमिट हो गई है। तो रफली जो है मैं समझता हूँ कि 2 महीने बाद यानी आफ्टर 2 मंथ्स उन्हें रिव्यू और कमेंट्स आए और फिर 1 महीना उन्होंने रिवीजन का लिया और 13 फरवरी को उन्होंने ये पेपर रिवीजन सबमिट की और 27 फरवरी को पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो गया और ऑनलाइन ये पेपर जो है वो 19 मार्च को आया, तकरीबन 3 हफ्ते बाद। तो विच इज क्वाइट एक्सेप्टेबल। अब इस केस में अगर आप ये साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड काम था तो इसमें जो टोटल टाइमलाइन है वो 16 नवंबर से 19 मार्च तक बनती है। तो रफली जो है वो तकरीबन 4 माह या 5 माह बनते हैं। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये फिर भी एक अफोर्डेबल और एक अच्छी टाइमलाइन बनती है। तो इसलिए मैंने ये आपके सामने ये चीजें इसलिए रखी हैं कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स बेचारे काम करते हैं उन्हें अंदाजा नहीं होता बाजों का और वो एक ऐसे जर्नल में पेपर सबमिट कर देते हैं जो एक्सेप्ट तो शायद पहले कर ले लेकिन पब्लिश करने में इतना टाइम ले जाए कि वो फिर सिर्फ उसी एक कंडीशन की वजह से उनकी पीएचडी जो है वो लेट हो जाती है। एक और चीज जो मैंने ये जो एक्सरसाइज है ये क्यों की, यानी मैंने जर्नल टूल यूज किया लेकिन उसके बाद मैं उस जर्नल के अंदर जाके मैंने दोबारा सर्च किया और फ्रीक्वेंसी आर्टिकल फ्रीक्वेंसी चेक क्यों की, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहां दूंगा। अब ये एक जर्नल है एनर्जी कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट। इसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो मेरा ख्याल है कि कोई 8 से 9 के दरमियान होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छा जर्नल जो है वो एनर्जी कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट में समझा जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरा फील्ड है लिग्नोसेलुलोजिक बायोफ्यूल्स का। मेरी एक परसेप्शन ये रही है कि ये इतने पेपर जो है वो मेरे एरिया में पब्लिश नहीं करते। इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, क्या मुझे ऐसे जर्नल में पेपर सबमिट करना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जब मैंने चेक की फ्रीक्वेंसी
तो 2020 के अंदर सिर्फ 14 पेपर जो है वो पब्लिश हुए हैं। पिछला केस जो फार्मास्यूटिकल एनवायरमेंट का था, वहां पे 100+ पेपर जो हैं वो पब्लिश हो चुके थे उस जर्नल के अंदर, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ जो है वो 14 पेपर जो हैं वो पब्लिश हुए हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 to 2 पेपर्स पर मंथ। 1 to 2 पेपर्स पर मंथ की जो एक्सेप्टेंस है वो लेस देन 5% बनती है। तो ऐसे जर्नल के अंदर आपका रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है। तो हमेशा जब आप कोई जर्नल सर्च टूल इस्तेमाल कर भी लें, उसके बाद भी आपको एक वेरिफिकेशन चाहिए कि वो जर्नल जो है वो आपके एरिया में कितने पेपर पब्लिश कर रहे है। ये एनर्जी कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट का जर्नल, लेकिन और बायो एनर्जी इसके स्कोप के अंदर भी मौजूद है, लेकिन मेरा जो रिसर्च एरिया है उसके अंदर इसकी पेपर पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। दैट मीन्स कि सक्सेस रेट भी उतना ही कम है। तो अगर मैं ऐसे जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश करूंगा तो जो लाइकलीहुड ऑफ रिजेक्शन है इज 95%। तो नतीजतन 3, 4, 5 महीने में खाम में इस जर्नल के अंदर अपने वेस्ट कर दूंगा। तो जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उन्हें अंदाजा होगा कि वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि एक जर्नल में वो पेपर सबमिट करें और 5-6 महीने बाद उन्हें रिजेक्शन आ जाए, तो उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और यही केस जो है हमारे अर्ली करियर फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी है। तो जब भी आप ये डिसीजन करें कि आपने कौन सा जर्नल जो है वो सिलेक्ट करना है, तो आपको ये सारे पैरामीटर जो हैं वो आपको ज़हन में रखने चाहिए। एक लास्ट एग्जांपल जो हमारे साथ ही हुई है, हमारे ग्रुप के साथ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये एग्जांपल इसलिए ऐड की है कि पीएचडी स्टूडेंट्स जो टाइम बाउंड चल रहे होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए। हमारा पेपर एक था मेरे पीएचडी स्टूडेंट का, ये पेपर जो है वो 24 जुलाई 2019 को हमने सबमिट किया था और 13 नवंबर को जाके इसकी रिवीजन हुई, यानी जुलाई 7 से यानी 4 महीने के अंदर अंदर। ये टाइम तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। 14 नवंबर को ये पेपर जो है ये एक्सेप्ट हो गया था। एक्सेप्ट होने के बाद ऑनलाइन ये पेपर जो है ये 21 दिसंबर को, यानी तकरीबन 1 महीने बाद ये पेपर जो है ये ऑनलाइन आ गया था। यानी 24 जुलाई से 21 दिसंबर तक ये तकरीबन 6 माह बनते हैं, 5 से 6 माह, 5 माह बनते हैं। 5 माह के अंदर अंदर ये पेपर ऑनलाइन आ गया था। लेकिन 21 दिसंबर 2019 को ऑनलाइन आने के बावजूद आज की डेट में जब 23 सितंबर चल रहा है, यानी तकरीबन 10 महीने गुजर गए हैं, ये पेपर जो है इसको वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर नहीं अलॉट हो सका। तो वो स्टूडेंट्स हमारे पीएचडी के जिनकी ये कंडीशन है कि पब्लिश्ड पेपर जो है सिर्फ वही काउंट होगा, या वो फैकल्टी मेंबर जो प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं और वहां उन्हें पब्लिश्ड पेपर जो है वो शो करवाने हैं, तो उन्हें इस किस्म की चीजें भी कैलकुलेट करनी चाहिए जब वो पेपर अपना सबमिट कर रहे होते हैं। और जो पीछे 3-4 स्लाइड्स में मैंने आपको अपनी क्रॉस वेरिफिकेशन बताई है कि मैं टूल के बाद भी जाके जर्नल में सर्च करता हूं, अपने टॉपिक की रिसर्च एरिया की फ्रीक्वेंसी को चेक करता हूं और फिर टाइमलाइन को मॉनिटर करता हूं, तो वो इसीलिए है कि हम कोई ऐसा डिसीजन न कर लें। मेरा एक पेपर है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईरान का जर्नल है, स्प्रिंगर से पब्लिश होता है। उस पेपर को यानी सबमिशन से लेकर पब्लिकेशन तक तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा टाइम लगा था। इसी तरह से एल्सेवियर का एक जर्नल है बायोमास एंड बायो एनर्जी। बायोमास एंड बायो एनर्जी भी बहुत स्लो जर्नल है, बहुत स्लो प्रोसेसिंग है। 1 साल 1.5 साल तो बहुत नॉर्मल टाइम है उनके लिए। तो जब भी आप अपने जर्नल का डिसीजन करें तो ये जहन में रखें कि आपने टाइमलाइन को भी ड्यू इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि ये ना हो कि आप पेपर एक अपना अच्छा काम मे भी एक अच्छे जर्नल में पब्लिश सबमिट करवाने के बाद आप चोक हो जाएं, क्योंकि वो जर्नल जो है उसकी टाइमलाइन या प्रोसेसिंग जो है वो क्वाइट स्लो है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्टेज हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपके सामने इसीलिए एक्सप्लेन की हैं ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपको एक रास्ता या पाथवे मिल जाए कि आपने किस तरह से जो है वो अपना जर्नल जो है वो सिलेक्ट करना है। इस वीडियो में ये
हमारा जो ये आज वाला टॉपिक था ये सिर्फ सिलेक्टिंग अ जर्नल तक ही मैंने महदूद रखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है इंशाल्लाह उसमें हम बात करेंगे ऑथर्स गाइडलाइंस को, कि जर्नल हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब ऑथर्स गाइडलाइंस को हमने कैसे पढ़ना है और उसमें से कौन कौन सी ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम अपने मैन्युस्क्रिप्ट को या तो उसके जर्नल के मुताबिक लिख सकें या अगर हमने लिखा हुआ है तो उसे अगेन टेलर कर लें अकॉर्डिंग टू द जर्नल रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प हो कि मैं अपने इस काम की क्वालिटी को बढ़ा सकूं। ये सारे का सारा काम जो है ये आप लोगों की दुआओं से सिर्फ इसीलिए है कि जो हमारे स्टूडेंट्स पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं उनकी हेल्प हो। तो इसमें अगर आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मेरे साथ रहेगा तो उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।